नमस्कार दोस्तों। कल 1 मई विश्व मजदूर दिवस की बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हुए आपके हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब पर आप सभी का स्वागत करता हूं। लॉकडाउन का दूसरा चरण कल दिनांक 3 मई 2020 को समाप्त हो रहा है। कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कल शाम गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के तीसरे चरण को 17 मई तक बढ़ाया है। तब तक आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बीएससी नर्सिंग अंतिम वर्ष के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट सेकंड की कक्षाएं लेकर समय का सदुपयोग कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखा होगा। यदि नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। यूनिट 6 नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया एंड द रोल्स ऑफ नर्स कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इंडिया के कौन कौन से हैं, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कौन कौन से हैं और इनके अंदर एक नर्स के क्या क्या रोल्स हैं। तो इस तरह से आइए डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, आज के हमारे इस टॉपिक के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन अबाउट नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ इंडिया कि आप नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ इंडिया के बारे में क्या जानते हैं, वो हमारे को 5 नंबर स्लाइड पे मिलेगा। सेकंड पॉइंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, 7 नंबर स्लाइड पे। थर्ड, व्हाट आर द इफेक्टिव मेजर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, 9 नंबर स्लाइड पे। फोर्थ, डिस्कस डिफरेंट नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया कि नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कौन कौन से हैं, वो हम 12 नंबर स्लाइड पे देखेंगे। फिफ्थ, एक्सप्लेन रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन फैमिली वेलफेयर सर्विसेज कि रोल्स एक नर्स के क्या क्या हैं फैमिली वेलफेयर सर्विसेज के अंदर, जो 70 नंबर स्लाइड पे देखेंगे। तो इस तरह से आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो अलग अलग स्लाइड पे हम देखेंगे, 39 नंबर स्लाइड पे, 52 नंबर स्लाइड पे और 69 नंबर स्लाइड पे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ नॉट ओनली इन्फ्लुएंस द इम्यूनिटी ऑफ सोसाइटी but also social structures, culture, politics and economics. The Union Ministry of Health and Family Welfare is instrumental and responsible for implementation of various programs on a national scale in the areas of health, prevention and control of major communicable diseases and promotion of traditional and indigenous system of medicine. तो इस तरह से हमारा भारत देश 1947 के अंदर आज़ाद हुआ था। तब से लेकर आज तक कई हेल्थ प्रोग्राम्स आए। तो इस तरह से 1951 से हेल्थ प्रोग्राम्स स्टार्ट हो गए थे, पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गई थी, पंचवर्षीय योजनाओं के साथ कई सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट हो गए थे। तो हमारे स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कई सारे क्षेत्रों का प्रभाव पड़ता है, चाहे वो सोशल स्ट्रक्चर हो, कल्चर हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो। तो इस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय ने कई सारे प्रोग्राम्स बनाए, वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ऑल इंडिया लेवल के ऊपर प्रोग्राम बनाने के लिए। ये प्रोग्राम्स किस लिए बनाए जाते हैं? ये प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं हम रोगों का बचाव कर सकें, उन पर नियंत्रण कर सकें, लोगों के स्वास्थ्य के अंदर बढ़ावा दे सकें, ट्रेडिशनल एंड इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिसको हम आयुष कहते हैं उसको भी बढ़ावा दे सकें। तो इस तरह से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स लोगों के स्वास्थ्य में बढ़ावा देने के लिए लाए गए थे, रोगों के को कंट्रोल करने के लिए, उनसे बचाव करने के लिए लाए गए थे। लेट्स डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स, क्रिएटिंग कंडीशन एंड डेवलपिंग पर्सनल मोटिवेशन, नॉलेज एंड स्किल टू चूज हेल्थी लाइफस्टाइल एंड अंडरटेकिंग एक्शंस फॉर इंप्रूविंग ऑन हेल्थ एंड डेट ऑफ द अदर्स। तो इस तरह से हम लोगों को हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से जागृत कर सकते हैं, उनके नॉलेज के अंदर, उनके स्किल्स के अंदर चेंजेस ला सकते हैं, उनके हेल्थ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। उनको हम ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें ताकि वो आगे आकर मोटिवेशन से उसको एक्सेप्ट करें, उसको ऊपर काम करें और अपने स्वास्थ्य के अंदर सुधार लाएं।
सेकंड, क्रिएटिंग एनवायरनमेंट सपोर्टिंग टू हेल्थ, वर्क एंड एजुकेशन। हम हेल्थ को तभी बढ़ा पाएंगे, उसको हम घर पर, काम वाले क्षेत्र के ऊपर, शिक्षा के अंदर, सभी जगह हम स्वास्थ्य को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में काम में लेंगे। ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें सभी जगह पे, ताकि हम स्वस्थ हो, मस्त हो और स्वस्थ हो। तो इस तरह से सभी जगह हमारे को सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है। थर्ड, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इन हेल्थ एंड एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज। मीन्स जो रिसोर्सेज हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, गांव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू नीडेड, लोगों की आवश्यकता के अनुसार हम लोगों को हेल्थ सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, उन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है। तो इस तरह से जब लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, लोगों तक संसाधन नहीं पहुंचेंगे, वो उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो यदि हमारे को कोई भी टारगेट अचीव करना है तो हमारे को 3 एम्स, मैन, मनी और मटेरियल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन दिए गए टाइम के अंदर करना होगा। तो इस तरह से लोगों की आवश्यकता के अनुसार हम उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें, उन तक हेल्थ सर्विसेज ले जाएं, ताकि उसको मोटिवेट होके उनको एक्सेप्ट करें, इस तरह से अपने स्वास्थ्य के अंदर सुधार लाएं। लेट्स डिस्कस अबाउट मेजर्स फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। वो कौन कौन से मेजर्स हैं जिनके द्वारा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। फर्स्ट, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। मीन्स लोगों तक क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पहुंचानी है। अकॉर्डिंग टू IPHS, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के अनुसार हमारे को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, चाहे वो सब सेंटर हो, चाहे PSC हो, चाहे CSC हो, चाहे कोई भी सेंटर हो। तो इस तरह से क्वालिटी वाली सर्विसेज हमारे को लोगों को देनी, ताकि लोगों का भरोसा बढ़ेगा। जब लोगों का भरोसा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो हेल्थ सर्विसेज की तरफ आएंगे, हेल्थ सर्विसेज का यूटिलाइजेशन करेंगे और रोगों से दूर रहेंगे। सेकंड, इंप्रूविंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या होता है कि दिल्ली के अंदर होता है। दिल्ली से एक प्रोग्राम निकलता है, वो गांव तक आते आते लोगों तक उसकी सूचनाएं नहीं पहुंच पाती। तो इस तरह से जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, उसके अंदर सोशल मीडिया का, हेल्थ वर्कर्स का, सभी का इन्वॉल्वमेंट करके लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जाए, उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इस तरह से जब तक प्रोग्राम इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं होगा, उसका फायदा लोगों तक नहीं पहुंचेगा। थर्ड, अरेंजिंग एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग फॉर द वर्कर्स टू इंक्रीजिंग देयर कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स। होता है क्या, रिसोर्सेज हैं तो लोगों के पास, हेल्थ वर्कर्स के पास स्किल्स नहीं है। यदि स्किल्स हैं तो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से रिसोर्सेज पहुंचाकर हेल्थ वर्कर्स को ट्रेंड किया जाए, उनकी स्किल्स के अंदर इंप्रूवमेंट किया जाए, ताकि वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके लोगों की हेल्थ के अंदर बदलाव ला सकें। फोर्थ पॉइंट, ensuring the supply of required resources for the implementation of program। वही बात आ गई यहाँ पे कि जो भी रिसोर्सेज चाहिए हेल्थ वर्कर्स को, उनको समय समय पर दिए जाए। एक उदाहरण देता हूं, आशा गांव के अंदर विजिट करती है, क्यों गांव के अंदर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है। तो इस तरह से जब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, एक आशा को मान लीजिए 2 घंटे काम करना है, तो उसको 4 घंटे तो केवल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में लग जाते हैं। तो इस तरह से उसके समय का सदुपयोग नहीं हो पाता है। तो इस तरह से रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करते हुए, लोगों तक पहुंचाते हुए, हेल्थ वर्कर्स तक पहुंचाते हुए प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करना चाहिए। Increasing the awareness about national health policies through IEC activities, information, education, communication। Means information, education, communication के द्वारा लोगों के अंदर अवेयरनेस को बढ़ाया जाए, पॉजिटिविटी लाई जाए, उनको हेल्थ की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाए बाय द IEC एक्टिविटी, बाय द नेशनल हेल्थ पॉलिसीज। तो इस तरह से IEC, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, लोगों को इन्फॉर्म करना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों से कम्युनिकेट करना। तो इस तरह से लोगों के अंदर भरोसा बढ़ेगा। जब भरोसा बढ़ेगा तो लोग ऑटोमेटिकली हेल्थ सर्विसेज की तरफ दौड़े आएंगे। जब वो हेल्थ सर्विसेज की तरफ दौड़े आएंगे, उनको अडॉप्ट करेंगे। अडॉप्ट करते ही कुछ वर्षों के अंदर हमारे को हेल्थ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देने लग जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फिलिंग द गैप बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ पर्सनल। सबसे बड़ी बात यहाँ पे भी रिसोर्सेज वाली बात आ गई कि रिसोर्सेज हैं तो वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हेल्थ पर्सनल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस गैप को हमारे को कम करना है।
ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हेल्थ वर्कर्स तक पहुंचे, उनको ट्रेंड किया जाए और वो उसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाए। तो इस तरह से इस गैप को हमारे को कम करना है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किए 6 पॉइंट मेजर्स जो एक हेल्थ प्रोग्राम्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने में काम आते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट डिफरेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया। अब हम यहाँ पे एक एक करके इंडिया के अंदर जो भी हेल्थ प्रोग्राम्स लॉन्च हुए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया, इसको भी 5 भागों में बांटा गया। नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फैलती है। सेकंड, नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके अंदर जो नहीं फैलती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। थर्ड, नेशनल न्यूट्रिशनल कंट्रोल प्रोग्राम। फोर्थ, नेशनल प्रोग्राम्स रिलेटेड टू हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथिंग एंड वेलफेयर। तो मीन्स हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए उनसे रिलेटेड। एंड लास्ट, फिफ्थ, नेशनल पॉलिसीज, मीन्स नेशनल लेवल के ऊपर कई सारी पॉलिसीज लाई थी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हेल्थ प्रोग्राम्स को यहाँ पे 5 भागों में बांटा गया है। कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, न्यूट्रिशनल कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम रिलेटेड टू हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथिंग एंड वेलफेयर एंड नेशनल पॉलिसीज। आइए एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी होती क्या है? सबसे पहले तो कम्युनिकेबल डिजीज उन्हें कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फैलती है, तो उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम डिजीज कहते हैं। तो उनको रोकने के लिए अब कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी होती है? डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, पोलियो, टीबी। तो इस तरह से हमारे समाज के अंदर कई सारी कम्युनिकेबल डिजीज मौजूद है, क्योंकि हमारे भारत की जलवायु उसी तरह है, गर्म जलवायु है। तो इस तरह से यहाँ पे कई सारे वायरसेस, कई सारे बैक्टीरिया आसानी से पनप जाते हैं। तो उस कारण से कई सारी कम्युनिकेबल डिजीज हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादा होती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स लाए गए थे। फर्स्ट, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। सेकंड, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको आरएनटीसीपी कहते हैं शॉर्ट में। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, लेप्रोसी को कुष्ठ रोग कहते हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, एड्स के बारे में आप सभी जानते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, टीकाकरण। नेशनल ग्वाइन वर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट, यास कंट्रोल प्रोग्राम। एट्थ, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। तो इस तरह से यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम्स हैं, हम यहाँ पे आपकी स्लाइड के ऊपर कुछ दिए गए हैं, आगे डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कम्युनिकेबल के बाद में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये मुख्य रूप से सिस्टेमिक होते हैं। तो आगे देखते हैं नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। फर्स्ट, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। अभी हाल ही में आपने देखा है इरफान खान साहब, ऋषि कपूर साहब, तो इस तरह से कई सारे कैंसर इंडिया के अंदर हर 5वें व्यक्ति के अंदर हो गया है, तो उसको रोकना बहुत ही जरूरी हो गया। तो नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, वो हम आगे कब लॉन्च किया गया था आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए हेल्थ प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, क्योंकि आज के समय में चारों ओर बहुत ही स्ट्रेस है, तो लोगों की मानसिक स्थिति को बनाए रखने के लिए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की आवश्यकता हुई थी। नेक्स्ट, नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम। डायबिटीज सबसे बड़ी डिजीज बनने वाली है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे ब्रिटेन है, और चाहे इंडिया है। नेक्स्ट, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशनल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो ऑक्यूपेशन, वर्क प्लेस के ऊपर होने वाली डिजीज को ऑक्यूपेशनल डिजीजेस कहते हैं, क्योंकि वहां पे एनवायरमेंट, पॉल्यूटेड एनवायरमेंट होता है, तो वहां के वर्कर्स इजीली अफेक्टेड हो जाते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए। सिक्स, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, सिस्टेमिक डिजीज आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस। तो इस तरह से सिस्टेमिक डिजीज
नॉन कम्युनिटी डिजीज के लिए भी कई सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे। तो यहाँ पे लिस्ट स्लाइड के अंदर आपको नॉन कम्युनिटी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में बताए गए हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए लेट्स डिस्कस अबाउट नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम कि कौन कौन से न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स आए थे। न्यूट्रिशनल के सारी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स कौन कौन से, न्यूट्रिशन ज्यादा लेने से कौन कौन सी डिजीज होती है, न्यूट्रिशन कम लेने से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो इस तरह से इंडिया के अंदर मुख्य रूप से कुपोषण, एनीमिया, गलगंड, तो वो सारी न्यूट्रिशनल डिजीजेस हैं। तो आइए आगे देखते हैं न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। फर्स्ट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, ICDS। सेकंड, मिड डे मील प्रोग्राम जिसको हम सब जानते हैं, जिसको मध्याह्न भोजन के नाम से जाना जाता है। थर्ड, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम जिसके अंदर स्पेशल न्यूट्रिशन दिया जाता है, जिस न्यूट्रिशन की कमी होती है वही न्यूट्रिशन एक पर्टिकुलर चाइल्ड को, पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया जाता है, इसलिए इसका नाम स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम रखा गया। फोर्थ, नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। एनीमिया जिसके अंदर एक व्यक्ति के अंदर खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसको एनीमिया कहते हैं। वो इंडिया के अंदर स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर सबसे ज्यादा होता है। जो MMR है, MMR का मुख्य कारण एनीमिया है, तो उसको भी रोकने के लिए नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम्स लाया गया था। नेक्स्ट, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। आयोडीन डिफिशियंसी के कारण क्या होता है, गलगंड रोग होता है। तो आयोडीन की कमी को दूर किया जाए, इसलिए गलगंड को दूर किया जाए, तो नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम लाया गया था। इसलिए आजकल नमक के अंदर आयोडीन आता है, टीवी के अंदर ऐड आता है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करें। आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट नेशनल प्रोग्राम्स रिलेटेड टू हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथिंग एंड वेलफेयर। मीन्स जो हेल्थ सिस्टम है हमारा, उसको कैसे मजबूत किया जाए, कैसे उसको ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी बनाया जाए, उससे रिलेटेड कई सारे प्रोग्राम्स आए थे, वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द बैकबोन ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज ऑफ इंडिया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसका मुख्य काम था गांव के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम्स के ऊपर हम चाहे तो 2 से 4 घंटा, 5 घंटा तक काम कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जो आज हमारे को गांव के अंदर सब सेंटर, PSC, CSC के बारे में जो पहले दिखता था, आज से 10-15 सालों के पहले, 20 सालों के पहले, अब 2005 के, इसको 2005 में लॉन्च किया गया था। 2005 के बाद गांव के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बदलाव आया। उसका मुख्य कारण नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM है। सेकेंड, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, RCH प्रोग्राम, ये भी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक कपल और चाइल्ड के हेल्थ को देखते हुए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। थर्ड, 20 पॉइंट प्रोग्राम्स, इसके अंदर 20 पॉइंट्स फिक्स किए गए थे जो मेनली डेली सर्विसेज से रिलेटेड है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फोर्थ, नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। सबसे बड़ी समस्या है कि आज लोगों को पीने योग्य पानी नहीं मिल रहा है, सेफ एंड होलसम वाटर नहीं मिल रहा है, प्रॉपर साफ, गाँव के अंदर साफ सफाई नहीं है, शहरों के अंदर साफ सफाई नहीं है, तो उसके लिए नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम लाया गया था। लेट्स डिस्कस अबाउट नेशनल पॉलिसीज। मीन्स हेल्थ को बढ़ाने के लिए, लोगों के अंदर मोटिवेशन लाने के लिए, लोगों को टारगेट देने के लिए कई सारी पॉलिसीज लाई गई थी, वो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। नेशनल पॉलिसीज, फर्स्ट, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002, ये पहले 83 में आई थी, इसको रिवाइज किया गया 2002 के अंदर। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के अंदर, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। नेशनल एड्स कंट्रोल एंड प्रिवेंशन पॉलिसी, नेशनल ब्लड पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमन 2001, महिला सशक्तिकरण के लिए पॉलिसी लाई गई थी। नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन, नेशनल यूथ पॉलिसी, यूथ के ऊपर फोकस करने की, यूथ प्रॉपर्ली रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हुए देश को आगे बढ़ाए, नेशनल यूथ पॉलिसी लाई गई थी। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, इस तरह से समय समय पर कई सारी पॉलिसीज लाई गई थी, कई सारे प्रोग्राम्स लाए गए थे। हमने यहाँ पे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के अंदर 5 पॉइंट डिस्कस किए, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके अंदर फर्स्ट रहा कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नेशनल पॉलिसीज, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स। तो इस तरह से
हम एक एक करके इनको आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए लेट्स डिस्कस अबाउट नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, वेक्टर जो प्रत्यक्ष रूप से बैक्टीरिया वायरसेस के रूप में लोगों में फैलता है, तो इस तरह से वेक्टर बॉर्न डिजीज के क्या क्या एक्शन थे उसके अंदर हम देखते हैं। रिड्यूसिंग मोर्टिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ मलेरिया, डेंगू एंड जापानी एन्सेफेलाइटिस बाय हाफ। तो वेक्टर्स जिसके अंदर हम मेनली हम कहते हैं जो मच्छरों से जनित मलेरिया है, डेंगू है, जापानी एन्सेफेलाइटिस है, तो उनको जो अभी प्रेजेंट लेवल है, जो उनके प्रेजेंट मोर्टिलिटी का मीन्स होता है मृत्यु दर, उससे हाफ करना, ये टारगेट फिक्स किया गया था नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर। सेकंड, एलिमिनेशन ऑफ कालाजार बाय 2010, जो कालाजार है उसको 2010 तक एलिमिनेट करना है। थर्ड, एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलेरिसिस बाय ईयर 2015। तो इस तरह से 2015 तक लिम्फेटिक फिलेरिसिस को भी कंट्रोल एलिमिनेट करना है। तो इस तरह से कुछ टारगेट वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर फिक्स किए गए थे, जो आपको स्लाइड पे बताए गए हैं। स्ट्रेटजी अंडर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कि उसके अंदर मुख्य प्लानिंग क्या थी। फर्स्ट, डिजीज मैनेजमेंट, कि जो भी डिजीज है, डेंगू, मलेरिया, जापानी एन्सेफेलाइटिस है, उसका प्रॉपर्ली हर लेवल के ऊपर मैनेजमेंट हो। सेकंड, इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट, जो वेक्टर है कई सारे, उनका एक ही जगह प्रॉपर्ली मैनेजमेंट किया जाए ताकि वो प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन उनका किया जा सके। थर्ड, सपोर्टिव इंटरवेंशन, मीन्स जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के अलावा सपोर्टिव इंटरवेंशन हो ग्राउंड लेवल के ऊपर, उनको इंप्लीमेंट किया जाए। फोर्थ, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, क्योंकि हम देखते हैं जो मच्छर है, बारिश आती है, बारिश के बाद पानी इकट्ठा होता है, गंदे पानी के अंदर, साफ पानी के अंदर जब पानी इकट्ठा होता है, कूलर के अंदर, नालियों के अंदर, गड्ढों के अंदर, वहां पे मच्छर पनपते हैं। जब साफ सफाई नहीं होती तो मच्छर पनपते हैं, जब मच्छर पनपते हैं तो वो आगे से आगे फैलते हैं, तो इस तरह से कई सारी डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एनवायरमेंट को मैनेजमेंट किया जाए, साफ सफाई रखी जाए, तो इस तरह से कुछ एक्शन प्लान नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल के प्रोग्राम के अंदर बनाए गए थे। नेक्स्ट, लेट्स डिस्कस अबाउट नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, NA, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। आइए डिस्कस करते हैं। मलेरिया के बारे हम सब सुन सके, मादा एनाफिलिस जो हमारे इंडिया के अंदर मोस्ट पाया जाता है उसके कारण से होता है। नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम सबसे पहले 1953 के अंदर नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम लाया गया था। सुनिएगा, 1953 के अंदर, 1953 के अंदर नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम लाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य टू रिड्यूस द मोर्बिडिटी रेट ऑफ मलेरिया। यहाँ पे दो शब्द आएंगे बार बार, मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी। मोर्टिलिटी का मीन्स होता है मृत्यु दर और मोर्बिडिटी का मीन्स होता है रोगी होने की दर। तो इस तरह से जो 1953 नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया था, उसका मुख्य उद्देश्य था जो मलेरिया की रोगी होने की दर है उसको कम करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1958 का नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, 53 के अंदर आया था कंट्रोल प्रोग्राम, नियंत्रण करना है केवल। 1958 के अंदर आया था इरेडिकेशन। इरेडिकेशन मीन्स होता है जड़ से समाप्त करना, उन्मूलन करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एंडिंग ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया बाय किलिंग एंटायर वेक्टर्स एंड एलिमिनेशन ऑफ रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। मीन्स उसका मुख्य उद्देश्य था कि मलेरिया के वेक्टर्स को उन्मूलन करना, जो भी रिजर्वायर है जैसे इन्फेक्शन पनपता है, क्यों पनप रहा है, उसको समाप्त करना, ताकि हम नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम के टारगेट को अचीव कर सके। 53 के अंदर कंट्रोल करना था, 58 के अंदर एलिमिनेशन करना था। देन 1977 MOP मॉडिफाइड ऑपरेशन प्लान लाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया डेथ। एक्चुअली हुआ क्या था, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम लाया गया था, उसके बाद से 58 के अंदर एलिमिनेशन प्रोग्राम लाया गया। इसके बाद से इसका मेजर फोकस हो गया था एलिमिनेशन के ऊपर। उसके बाद से इंडिया के अंदर केस वापिस से बढ़ने लगे थे। तो 77 के अंदर MOP मॉडिफाइड ऑपरेशन प्लान लाया गया था, जिसके मुख्य उद्देश्य एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया डेथ
मलेरिया डेथ एलिमिनेट करना, रिडक्शन ऑफ मलेरिया मोर्बिडिटी, जो मोर्बिडिटी की दर है उसको कम करना, मेंटेनेंस ऑफ द गेन्स अचीव्ड सो फार बाय रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया का ट्रांसमिशन होने का जो एक साइकिल है उसको समाप्त करके टारगेट्स को अचीव करना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। 53 के अंदर कंट्रोल प्रोग्राम आया था, 58 के अंदर एलिमिनेशन प्रोग्राम आया था, 77 के अंदर मॉडिफाइड ऑपरेशन प्लान आया था। लेट्स डिस्कस अबाउट नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम NFCP, जो 1955 के अंदर लॉन्च किया गया था नेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कैसे फाइलेरिया को कंट्रोल करेंगे? फर्स्ट, असेसिंग द एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ फेलियर, मीन्स उसका एक्सटेंट क्या है, उसके एपिडेमिक को समझ के हम उसको असेस करें, क्यों फैल रहा है, कैसे फैल रहा है, उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। सेकंड, ट्रीटिंग एंड डायग्नोस्ड केस विद DC, तो इस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जाए, उनको डायग्नोस किया जाए, डायग्नोस जल्द से जल्द हो, डायरेक्ट एजुकेशन काउंसलिंग से हो, तो इस तरह से ट्रीटमेंट जल्द से जल्द हो, डायग्नोस जल्द से जल्द हो, IC एक्टिविटी के द्वारा हम लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएं। थर्ड, कंट्रोलिंग द डिजीज थ्रू एंटी लार्वा एंड एंटी पैरासाइट मेजर्स इन अर्बन एरियाज, एंटी लार्वल एंटी पैरासाइट मेजर्स को उपयोग करते हुए जो DDT छिड़काव होता था वो आजकल बंद हो गया है। तो इस तरह से कई सारे मेजर्स को उपयोग लेते हुए, एंटी पैरासाइट मेजर को, गेम्बुआ मछली आती है, हम नेट्स का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे मेजर्स को उपयोग करते हुए हमारे को इसको कंट्रोल करना था। फोर्थ, IC इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिटी एक्टिविटी द्वारा लोगों के अंदर अवेयरनेस को लाना, लोगों को बताना कि हम इस रोग से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि बचाव ही उपचार है। स्वास्थ्य शिक्षा हमारे पास में एक ऐसा हथियार है जिससे हम लोगों के स्वास्थ्य के अंदर बहुत ही बड़ा सुधार ला सकते हैं। तो इस तरह से फाइलेरिया प्रोग्राम को 1955 में लॉन्च किया गया था, जो अलग अलग मेजर्स के द्वारा कंट्रोल किया गया। नेक्स्ट, लेट्स डिस्कस अबाउट रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डेंजरस कम्युनिकेबल डिजीज TB के लिए लाया गया था, जिसको हम क्षय रोग कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, उसको कंट्रोल करने के लिए लाया गया था RNTCP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो आइए डिस्कस करते हैं। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1962 with the objective to detect the TB case and provide domiciliary treatment to TB patient। सबसे पहले 1962 के अंदर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम लाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था TB के केसों को जल्द से जल्द डिटेक्ट करना और उनको घर के ऊपर ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना था। डोमिसिली का मीन्स होता है घर पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना, ताकि वो घर से कम निकलेंगे तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, उसी प्रकार यदि कोरोना के समय के अंदर हम घरों से नहीं निकलेंगे तो कोरोना होने के चांसेस बहुत नहीं है। तो इस तरह से घरों में रहें और सुरक्षित रहें। इन 1992 रिवाइज स्ट्रेटजी ऑफ TB वाज लॉन्च्ड एंड रीनेम्ड एज RNTCP। 1992 के अंदर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम को रिवाइज किया गया और उसका नाम क्या रखा गया? RNTCP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो इस तरह से TB के लिए जागरूकता के लिए वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक TB डे मनाया जाता है, वो 24 मार्च को मनाया जाता है। कंट्रोल मेजर्स कि हम TB को कैसे कंट्रोल करेंगे RNTCP के थ्रू। स्ट्रेंथ इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन एंड इन्वॉल्विंग मेडिकल कॉलेजेस, मींस सभी सेक्टर्स के ऊपर हमारे को कोऑर्डिनेशन लाते हुए इसको कंट्रोल करना है, इसको प्रिवेंट करना है। IC एक्टिविटी इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एक्टिविटी द्वारा लोगों को अवेयरनेस करना है TB के बारे में। इंप्रूविंग लेबोरेटरी फैसिलिटीज फॉर स्पुटम कल्चर एंड ड्रग सेंसिटिविटी, तो इस तरह से लेबोरेटरी फैसिलिटी को बढ़ाना है, स्पुटम कल्चर के बारे में करना है काम हमारे को, ताकि जल्द से आइडेंटिफिकेशन हो। ड्रग सेंसिटिविटी के बारे में, लोग कौन सी ड्रग्स बॉडी के लिए कौन सी सेंसिटिव है। तो इस तरह से जब तक लेब फैसिलिटीज इंप्रूवमेंट नहीं होगी हम ज़्यादा से ज़्यादा केसों को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डॉर्स डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्टकट्स प्लस स्ट्रेटजी फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस MDR TB, तो इस तरह से
जो डॉट्स हैं डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जो एक स्वास्थ्यकर्ताओं की मौजूदगी में दिया जाता है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, इसके अंदर मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरह से कई सारे कंट्रोल मेजर्स को हमने आरएनटीसीपी में यूटिलाइज किया था। लेट्स डिस्कस अबाउट नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। एड्स के बारे में हम सब सुन चुके हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह से आइए हम डिस्कस करते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कई तरह से फैलती है, अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती हैं। तो इस तरह से इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, वो हम सब आगे डिस्कस करेंगे। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एनएसीपी। एनएसीपी सबसे पहले 1987 में लाया गया था। देन इसको 4 फेजेस के अंदर लॉन्च किया गया। फर्स्ट फेज जो 1992 से 99 में रिलीज हुआ, सेकंड फेज 99 से 2006 तक, थर्ड फेज 2007 से 2012 तक, फोर्थ फेज 2012 से 2007 तक लॉन्च किया गया था। उसके अंदर कई सारे आईसी एक्टिविटीज, लोगों को बारे में अवेयरनेस करना, लोगों को मोटिवेट करना, उसके कारणों के बारे में बताना, ट्रीटमेंट, रिटोवायरस ट्रीटमेंट के बारे में बताना, उनका ट्रीटमेंट करना। अभी तक इसका इलाज संभव नहीं हो पाया है, कैसे बच सकते हैं, वो इस बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। तो उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए वर्ल्ड एड्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 1 दिसंबर को लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता लाएं कि इससे कैसे बच सकते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें और इसके जो भी कारण उनसे बचें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय ध्यान रखें, जो ड्रग एब्यूजर है उसका ध्यान रखें। तो इस तरह से इसके कई सारे कारण हैं, उससे लोगों का अवेयरनेस करके हम इससे बच सकते हैं। एम्स टू प्रिवेंट फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। जो एनएसीपी कंट्रोल प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था कि एचआईवी को आगे से आगे बढ़ने से रोकना, कि आगे इसका ट्रांसमिशन ना हो। सेकेंड, टू डिक्रीज मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। वही चीज आ गई यहाँ पे कि एचआईवी से जो मृत्यु दर है और जो रोगी होने की दर है उसको कम करना है। ये इसके 2 मुख्य एम्स थे, प्रिवेंट करना और डिक्रीज करना मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी। देन इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल मेजर्स। फर्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सर्विलेंस सेंटर। सर्विलेंस निगरानी सेंटर, ज्यादा से ज्यादा सर्विलेंस सेंटर बना जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए, एजुकेट किया जाए, लोगों पर निगरानी रखकर, ऐसे जो पॉजिटिव केसेज है उनके ऊपर निगरानी रखकर उनको आइसोलेट कर सकते हैं। हम आइसोलेट ना कर पाए तो समय समय पर उनकी निगरानी रखें ताकि वो आगे लोगों को इन्फेक्ट ना करे। सेकेंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क ग्रुप। जो हाई रिस्क ग्रुप हैं उनको हमारे को आइडेंटिफाई करना है, जो इस एड्स को ज्यादा से ज्यादा फैलाने वाले ग्रुप्स होते हैं। वैसे मेनली रिसर्च के अंदर मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, रिसर्च के अंदर कई बार ऐसा आता है कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं इसके लिए ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है, तो वो हाई रिस्क ग्रुप के अंदर आते हैं। थर्ड, क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ डिटेक्टेड केस। जो डिटेक्टेड केस है उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट हो, उनका रेगुलर ट्रीटमेंट दिया जाए, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाए। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ एसटीडी एंड कंट्रोल कंडोम प्रोग्राम। जो एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कंट्रोल किया जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंडोम यूटिलाइज करने के लिए बताया जाए। कंडोम जो गवर्नमेंट का ट्रेड नेम से आता है, निरोध के नाम से, निरोध मीन्स अवरोध। तो इस तरह से ज्यादा से ज्यादा कंडोम का यूटिलाइजेशन करके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। टीकाकरण के लिए जो हमने कम्युनिकल डिजीज आगे देखी थी, कम्युनिकल डिजीज से हम केवल टीकाकरण के माध्यम से ही बच सकते हैं, जिसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ओनली केवल टीकाकरण के माध्यम से ही हम बचा जा सकता है। ईपीआई एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन वाज इनिशिएटेड इन इंडिया इन 1974 अगेंस्ट 6 किलर डिजीज। 1974 के अंदर ईपीआई लॉन्च किया गया था 6 किलर डिजीज के अगेंस्ट में।
6 किलर डिजीज कौन सी? डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसी, टिटनस, मीजल्स, पोलियो। तो इस तरह से 6 किलर डिजीज और टीबी, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसी, टिटनस, मीजल्स, पोलियो और टीबी, इन 6 डिजीज के लिए, 6 किलर डिजीज के लिए ईपीआई 1974 के अंदर लॉन्च किया गया था। लेट्स डिस्कस अबाउट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। भूल न जाना, टीकाकरण जरूर करवाना, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा चक्र टूटा। आइए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ईपीआई वाज रीनेम्ड एज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड स्टार्टेड इन 1985। 74 के अंदर ईपीआई को लॉन्च किया गया था, देन उसको नाम चेंज करके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर दिया गया था 1985 में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स अगेंस्ट टीटी, टेटनस टॉक्साइड एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते उसके कई सारे टीकाकरण हो जाते हैं। जन्म लेने से लेकर मुख्य रूप से 5 साल तक टीकाकरण किया जाता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर में एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको फोकस करना है ताकि प्रेग्नेंट वुमेन से बच्चे के अंदर कोई भी कम्युनिकल डिजीज न जाए। तो उसको टिटनस टॉक्साइड का 3 डोज लगाई जाती है, टिटनस फर्स्ट, टिटनस सेकंड, टिटनस एंड उसकी बूस्टर डोज। तो इस तरह से माता और बच्चे को ज्यादा फोकस किया गया था। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन ... ईयर। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था? फर्स्ट 1951 में, 52 में, 53 में, 54 में। हमने देखा था रेफरेंस नंबर स्लाइड नंबर 28 के अंदर, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1953 ईयर। 1953 के अंदर नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। हमारा यहाँ पे आंसर सी 1953। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे पहुंच गए हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के। अभी तक हमने डिस्कस किए कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, अब हम आ गए हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर फर्स्ट है नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। कैंसर बहुत ही बड़ी डिजीज बन चुकी है, जिसका इलाज नहीं वो कैंसर है। तो इस तरह से कैंसर का बचाव ही उपचार है। आइए डिस्कस करते हैं। बी अवेयर एंड फाइट विद कैंसर। National Cancer Control Program started as Cancer Control Program in the year 75-76 and renamed as National Control Program in 1985 and revised in 2004. सबसे पहले 1975-76 में कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम आया था, जिसको बाद में नाम चेंज करके उसका नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम 1985 में कर दिया गया था और 2004 के अंदर उसको वापस से रिवाइज्ड किया गया था। रिवाइज करने का कारण क्या होता है कि समय समय पर जो वर्तमान स्थिति के अंदर चेंजेस आते हैं, चेंजेस जो आते हैं उसको वर्तमान स्थिति के अनुसार उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करके उसको वापस से लॉन्च किया जाता है, ताकि जो हमारे गोल्स हैं इफेक्टिवली उसको हम अचीव कर सकें। अब नेशनल कंट्रोल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे देखते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन की, प्रिवेंशन के 3 भाग हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या है? हेल्थ एजुकेशन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेल्थ एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इफेक्टिव वेपन विच चेंज द वर्ल्ड। कि हम हेल्थ एजुकेशन से लोगों के स्वास्थ्य के अंदर, विश्व के अंदर लोगों के स्वास्थ्य के अंदर इंपॉर्टेंट चेंजेस ला सकते हैं। केवल वही हथियार है हमारे पास, हेल्थ एजुकेशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन हम क्या करेंगे? अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। समय पे डिटेक्शन हो जाए और उसका पता चल जाए तो उसका समय पर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से जब समय पर पता नहीं चलेगा, उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो डेंजरस कंडीशन के अंदर पहुंच जाएगा। थर्ड, टर्सरी प्रिवेंशन, स्ट्रेंथिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव थेरेपी इंक्लूडिंग पैलिएटिव केयर। तो इस तरह से जो कैंसर की कई सारी थेरेपीज होती हैं, सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए,
स्टेट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कैंसर इंस्टीट्यूट्स बना जाए, सेंटर्स बनाया जाए, क्योंकि कैंसर आने वाले समय में बहुत बड़ी डिजीज बनने वाली है। तो समय पर यदि इसका डिटेक्शन हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो लोगों की जान को हम बचा सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिस्कस किया नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम क्या है? इट वाज लॉन्च्ड इन 1985। 1985 में नेशनल हेल्थ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। अब सबसे पहले इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि साइंस बढ़ती जा रही है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। जब आवश्यकताएं बढ़ती हैं, जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, तो स्ट्रेस बढ़ना नॉर्मली है। चारों तरफ हमारे स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस, पैसे का स्ट्रेस, सोसाइटी का स्ट्रेस, इस तरह से स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। लोगों का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। तो मानसिक स्वास्थ्य को संतुलन बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1985 में। तो आइए डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स: मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल, कि मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज सभी को प्राप्त हो, चाहे वो मेंटल हेल्थी हो या मेंटल अनहेल्थी हो। तो इस तरह से सभी को मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, काउंसलिंग की जाए। आइडेंटिफाई द हाई रिस्क ग्रुप इन कम्युनिटी। हाई रिस्क ग्रुप का मतलब होता है वो ग्रुप जो मेंटली अनहेल्थी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। समाज के अंदर ऐसे कौन से ग्रुप हैं जिनको पहचान कर उनको हम काउंसलिंग दें, ताकि उनका समय पर उपचार हो, उनको उनके मानसिक स्वास्थ्य को हम प्राप्त करवा सकें। एक्टिविटीज: इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हुई थी? मास एजुकेशन, वही बात आ गई, हेल्थ एजुकेशन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया का, चाहे वो मल्टीमीडिया हो, सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, मीडिया का उपयोग करके लोगों को हम क्या करना है? अवेयर करना है, मोटिवेट करना है कि वो अपने मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉलोअप ऑफ मेंटल पेशेंट। एक पेशेंट आता है तो उसकी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसका डिटेक्शन करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। जब उसका डिजीज का पता चल जाए, तो डिजीज का पता लगने के बाद उसके जो ट्रीटमेंट को समय समय पर हम फॉलोअप करते रहें, उसका पता लगाते रहें कि वो मेडिसिन ले रहा है या नहीं ले रहा है, थेरेपी ले रहा है नहीं ले रहा है, ताकि हमारे ट्रीटमेंट के पॉजिटिव इफेक्ट्स हमारे सामने आते रहें। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो मेंटली अनहेल्थी हैं, हेल्थी पर्सन हैं, समय समय पर सभी की गाइडेंस एंड काउंसलिंग होती रहे। कोरोना का समय चल रहा है, सब लोग घरों के अंदर बैठे हैं और घरों में ही रहना है। तो इस तरह से लोग घरों में बैठे, कई लोग ऐसे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो इस समय के अंदर मेंटल हेल्थ वर्कर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो लोगों को अलग अलग माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे टेलीफोनिक केयर के माध्यम से लोगों की गाइडेंस काउंसलिंग करें, उनके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कार्य करें। नेक्स्ट, अवेयरनेस प्रोग्राम। सबसे बड़ी चीज है लोगों के अंदर अवेयरनेस लानी है कि यदि हेल्थी रहना है तो हमारे को मानसिक हेल्थी भी रहना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ की डेफिनेशन के अंदर फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली वेलबींग है। तो इस तरह से हमारे को मानसिक स्वास्थ्य जब तक हमारा नहीं होगा, हम किसी दूसरे सेक्टर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो लोगों में अवेयरनेस लाकर लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाना है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन ए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर विजन। तो इस तरह से 1963 के अंदर नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम लाया गया था। 1970 के अंदर नेशनल प्रोफाइलेसिस प्रोग्राम अगेंस्ट ब्लाइंडनेस लाया गया। 76 के अंदर नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस लाया गया। तो इस तरह से समय समय पर जैसे डिजीज हमारे सामने आती गई, सरकार के सामने आती गई, सरकार अलग अलग प्रोग्राम्स लाती गई। एक्टिविटीज, इस प्रोग्राम्स के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज की गई थी ताकि इसको डिजीज को कंट्रोल किया जा सके। फर्स्ट, एस्टैब्लिशिंग रीजनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। जो ऑप्थेल्मोलॉजी है उसके रीजनल क्षेत्रीय कार्यालय बनाए जाए, इंस्टीट्यूट बनाया जाए, ताकि उनका समय समय पर डायग्नोसिस हो जाए और ट्रीटमेंट हो जाए। इंप्रूविंग लेवल ऑफ ऑप्थेल्मिक सर्विसेज, जो ऑप्थेल्मिक सर्विसेज अभी हमारे सामने काफ़ी कम अवेलेबल है, उसका दायरा बढ़ाया जाए। ट्रेनिंग है अपॉइंटिंग ऑप्थेल्मिक यूनिट्स, इंस्टीट्यूट के अंदर ऑप्थेल्मिक यूनिट्स बनाए जाए। विजन 2020 राइट टू साइट, विजन बनाया गया था, राइट टू साइट।
स्कूल लेवल प्रोग्राम, स्कूल लेवल प्रोग्राम बच्चों को फोकस किया गया है क्योंकि बच्चों के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी, आजकल हम देखते हैं कि 3 साल के बच्चों के स्पेक्स लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? कि विटामिन ए की कमी के कारण। तो विटामिन ए की कमी के लिए भी विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम सरकार ने चलाया है। तो इस तरह से स्कूल को भी यहाँ पे फोकस किया गया है ताकि स्कूलों के अंदर विटामिन ए की डोज पिलाकर बच्चों को ब्लाइंडनेस, ट्रैकोमा, कई सारे डिजीज से हम बचा सकते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कम्युनिकेबल प्रोग्राम, उसके बाद हमने डिस्कस किया नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, पोषण कार्यक्रम। लेट्स डिस्कस अबाउट नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। फर्स्ट, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम 1970-71। इस प्रोग्राम के अंदर स्पेशल न्यूट्रिशन स्पेशल व्यक्ति को प्रोवाइड किया जाता है जिसके अंदर उस न्यूट्रिशन की कमी होती है। बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। थर्ड, अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम in 1963 as a pilot scheme in Odisha, but in 1973 it was extended to country। जो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है 1903 के अंदर सबसे पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से ओडिशा में लागू किया गया था। 1973 के बाद में उसको पूरे देश के अंदर लागू किया गया। फोर्थ, मिड डे मील प्रोग्राम, मध्याह्न भोजन योजना स्कीम 1975 के अंदर सबसे पहले तमिलनाडु में लागू की गई थी। इसको रिवाइज किया गया 2004 के अंदर यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, फिफ्थ, नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलिसिस प्रोग्राम 1970 के अंदर जो आरसीएस प्रोग्राम के साथ में लागू किया गया था, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के प्रोग्राम के साथ में। 6, आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, तो वो 1975 में लॉन्च की गई। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, मिड डे मील प्रोग्राम 1975 रिवाइज्ड इन 2004। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम। ये मिड डे मील स्कीम भारत सरकार के एचआरडी ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से लागू की गई थी। मिड डे मील प्रोग्राम 1995। The midday meal scheme is a school meal program of the government of India designed to better the nutrition standing of school age children nationwide. The program supply free lunch on working days for children in primary and upper primary classes in government aided local bodies, education guarantee scheme and alternative innovative education centers. Its objective, a cooked meal with 300 calories and 8 to 12 grams protein to provided to student. Midday meal program 1995 मध्याह्न भोजन योजना स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बच्चे स्कूल आते हैं, सुबह उठते हैं, वो नाश्ता नहीं कर पाते, स्कूल आते हैं, एक्टिविटी चालू होती है, तो पोषण की कमी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से यदि उनको स्कूलों के अंदर लंच मिलेगा तो उनके पोषण की आवश्यकता अनुसार मिलेगा। और इसके भी जो मुख्य कारण था, बच्चों का जो ड्रॉप आउट कम हो गया था, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चे कम आने लगे थे, तो उस ड्रॉप आउट को भी कम करना था, बच्चों को स्कूलों को आने के लिए अट्रैक्ट करना था। ये भी इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव था। तो इस तरह से स्कूली बच्चों के अंदर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए मिड डे मील प्रोग्राम लाया गया था। मीन्स इसके माध्यम से प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के अंदर, इनोवेटिव सेंटर्स के अंदर फ्री लंच प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके अंदर टारगेट रखा गया था कि कम से कम 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन जो बच्चे की आवश्यकता अनुसार उसको प्रोवाइड करवा जाए। कम से कम 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन मध्याह्न भोजन के अंदर प्रोवाइड करवाया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है मिड डे मील प्रोग्राम, मध्याह्न भोजन योजना। लेट्स डिस्कस अबाउट नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अब हम यहाँ पे हमारे 4th पॉइंट प्रोग्राम के अंदर आ गए हैं कि हम हेल्थ सिस्टम को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स आए, जिसके अंदर मुख्य है आपके सामने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है।
गांव की स्वास्थ्य सेवाओं को इम्प्रूव करने के लिए 2005 के अंदर यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना लाई गई थी 2005 के अंदर, जिसके माध्यम से गांव की स्वास्थ्य सेवाओं को इम्प्रूव करना था। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। आइए, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इट वाज स्टार्टेड इन 2005 for a period of 7 years 2005 to 12 to improve rural health care delivery system. हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में हमने देखा था 3 tier हेल्थ सिस्टम, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो इस तरह से उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनके हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए 2005 के अंदर 7 वर्ष के लिए योजना लाई गई, 2005 से 2012, वो कहलाई नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। सेकेंड, रिडक्शन इन चाइल्ड एंड मैटरनल मोर्टलिटी, मातृ मृत्यु दर एंड बच्चे की मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर कमी करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। थर्ड, यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, लोगों तक, सभी लोगों तक, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे गांव के हो, चाहे शहर के हो, चाहे काला हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, तो इस तरह से सभी को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवा कर WHO के हेल्थ फॉर ऑल के टारगेट को अचीव किया जाए। फोर्थ, यूनिवर्सल एक्सेस टू इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, हेल्थ सर्विसेज के साथ में इम्यूनाइजेशन टीकाकरण प्रोग्राम को भी इसके अंदर सर्विसेज के अंदर बढ़ावा दिया गया था। फिफ्थ, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एक्सेस टू इंटीग्रेटेड प्राइमरी हेल्थ केयर, तो इस तरह से इसके अंदर कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को भी कंट्रोल करना है। हेल्थ सर्विस, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज देके इस प्रोग्राम के अंदर आयुष, जो हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, आयुर्वेदा, यूनानी योगा, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी, उसको भी इम्प्रूव किया गया था। जो एक पद आशा है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, इसको भी इसके अंदर जनरेट किया गया था। आशा इज द बैकबोन ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। सुनिएगा, आशा इज द बैकबोन ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इज द बैकबोन ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ इंडिया। आइए हम डिस्कस करते हैं हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन। सेकंड, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड इन ... ईयर, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 2004 के अंदर, 5 के अंदर, 6 के अंदर, 7 के अंदर। तो हमने स्लाइड नंबर 51 में देखा था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड इन 2005। तो हमारे यहाँ पे आंसर बनता है नेशनल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड इन 2005 ईयर, 2005 के अंदर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया गया था। आइए, हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास सेकंड प्रोग्राम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव के अंदर हम एक कपल को लेते हैं, एक कपल को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा जाए ताकि वो फर्टिलिटी को इजीली सेफ एनवायरनमेंट के अंदर कर सके। एंड चाइल्ड हेल्थ, कपल के साथ चाइल्ड हेल्थ को भी इसके अंदर फोकस किया गया था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कपल के हाथ में एक बच्चा है, तो इस तरह से ये कपल और एक बच्चे के फोकस करते हुए आरसीएच प्रोग्राम लाया गया था। आरसीएच प्रोग्राम 2 फेजेस के अंदर लाया गया था। फर्स्ट फेज 15 अक्टूबर 1997, 15 अक्टूबर 1997 को आरसीएच फर्स्ट फेज लाया गया था। सेकंड फेज 1 अप्रैल 2005 को लाया गया था। मीन्स अलग अलग फेजेस के अंदर अलग अलग सर्विसेज के माध्यम से अलग अलग सर्विसेज को कोऑर्डिनेट करते हुए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो आपके सामने है, स्लाइड के ऊपर है। फर्स्ट, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स, इसको तुरंत प्राप्त करना था। टू प्रमोट हेल्थ ऑफ मदर्स एंड चिल्ड्रंस, माता और बच्चे के हेल्थ को इंप्रूव करना, ये इसका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था। सेकंड, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव, जो कुछ समय बाद प्राप्त करना था। टू रिड्यूस IMR एंड MMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना। थर्ड, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है उसका मुख्य उद्देश्य था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसको कंट्रोल करते हुए पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना, क्योंकि जब तक पॉपुलेशन स्टेबलाइज नहीं होगी हमारे सामने कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आती रहेगी और हमारे हेल्थ टारगेट्स इसी प्रकार अचीव नहीं होंगे। तो हमारे हेल्थ टारगेट्स को अचीव करने के लिए पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना बहुत ही आवश्यक है। लेट्स डिस्कस अबाउट नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कि नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम क्या है।
जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। नेशनल फैमिली वेलफेयर स्कीम, इट वाज स्टार्टेड इन ईयर 1951. In 1977, the Government of India redesigned the National Family Planning Program as National Family Welfare Program, also changed the name of the Ministry of Health and Family Planning to Ministry of Health and Family Welfare. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके सामने। सबसे पहले 1951 के अंदर नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया गया था, जिसको 1977 के अंदर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के नाम से बदल दिया गया था। मीन्स स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंदर बदल दिया गया था। इंपॉर्टेंट स्लाइड है 51 और 77 इंपॉर्टेंट ईयर्स है। National Family Welfare Scheme. It is reflection of the government anxiety to promote family planning through the total welfare of the family. It aims at achieving a higher and to improve the quality of life of the people. इस तरह से क्योंकि जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इंडिया की, उसको कंट्रोल करना है, लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है, एक परिवार को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, टोटल हेल्थ केयर फैसिलिटी के माध्यम से हायर हेल्थ को अचीव करना है, लोगों की क्वालिटी को लाइफ को इम्प्रूव करना है, वो नेशनल हेल्थ वेलफेयर स्कीम के माध्यम से ही हो सकता है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट implement the family welfare program at government level. Health is a part of concurrent list, but center provide 100% assistance to states for this program. इस तरह से हमारा देश सबसे पहला देश था दुनिया के अंदर जिसने फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर लॉन्च किया। हेल्थ इज ए पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। हेल्थ यहाँ पे फंक्शंस को, हेल्थ के फंक्शन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: सेंट्रल फंक्शन, कॉन्करेंट फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। सेंट्रल फंक्शन जो केवल केंद्र सरकार करेगी, कॉन्करेंट फंक्शन जिसको केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर करेंगे, और स्टेट फंक्शन जिसको केवल राज्य सरकार करेगी। तो इस तरह से हेल्थ कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है, बट इसके लिए 100% जो बजट है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राज्यों को प्रोवाइड करवाया जाता है। Aims and objectives of National Family Welfare Program. First, to promote the adoption of small family size norm on the basis of voluntary acceptance. छोटा परिवार सुखी परिवार। तो इस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, प्रमोट किया जाए कि वो अपने स्वयं की इच्छा से छोटा परिवार सुखी परिवार की बात को रखें। सेकेंड, टू प्रमोट द यूज ऑफ स्पेसिंग मेथड्स। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिंग मेथड का यूटिलाइज करें, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूटिलाइज करें। स्पेसिंग मेथड 1-2 बच्चों के अंदर कम से कम 3 साल का डिफरेंस रखें। तो इस तरह से कई सारे एक्टिविटीज़ को सरकार ने इम्प्लीमेंट किया था। थर्ड, टू प्रमोट द यूज ऑफ स्पेसिंग मेथड। वापिस से रिपीट हो गया, माफ़ी चाहते हैं। नेक्स्ट, टू अरेंज फॉर क्लिनिक एंड सर्जिकल सर्विसेज सो एज द अचीव द सेट टारगेट। तो इस तरह से स्पेसिंग मेथड्स तो होता है 2 बच्चों के अंदर स्पेस रखना, एंड यदि किसी को स्टरलाइजेशन कराना है, नसबंदी करवानी है, तो उसके लिए भी क्लिनिकल और सर्जिकल सर्विसेज हॉस्पिटल के ऊपर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऊपर, CHC के ऊपर सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए। फिफ्थ, टू एंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव टू ऑल एलिजिबल कपल विद इन इजी रीच। आज सबसे बड़ी बात क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात आती है, लोग हंसने लग जाते हैं। जब लोग हंसने लग जाते हैं तो वहां से सीरियसनेस गायब हो जाती है। तो इस तरह से जब सावधानी हटती है, दुर्घटना घट जाती है। तो इस तरह से लोगों तक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। यदि पहुंच पा रहे हैं तो लोग उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना नहीं आता है। तो इस तरह से लोगों को IC इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन के माध्यम से अवेयर किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूटिलाइज करें, उन लोगों तक
एफोर्डेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पहुंचाए जाएं, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मार्केट के अंदर काफी महंगे आते हैं। तो इस तरह से एफोर्डेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मार्केट के अंदर अवेलेबल रहेंगे, लोग इसको अडॉप्ट करेंगे और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट की सहायता करेंगे। तो इस तरह से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस हुए। लेट्स डिस्कस अबाउट नेशनल हेल्थ पॉलिसी। अब हम आ गए हैं हमारे 5th पॉइंट के अंदर, नेशनल पॉलिसीज के अंदर। नेशनल पॉलिसीज के अंदर फर्स्ट पॉलिसी हमारे पास है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समय समय पर अलग सेक्टर्स के अंदर पॉलिसी लाती रहती है। तो यहाँ पे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 डिस्कस करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर्म्ड ए नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन 1983, कीपिंग in view the national commitment to attain the goal of health for all by the year 2000. After many significant changes in the health sector, so necessity to revision of the policy and a new national health policy 2002 was formed. सबसे पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सेंट्रल लेवल के ऊपर नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई थी 1983 के अंदर। नेशनल हेल्थ गवर्नमेंट तो इस क्यों लाई थी कि WHO ने जो टारगेट सेट किया था हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000, सभी के लिए स्वास्थ्य सन 2000 तक। WHO का एक इंपॉर्टेंट टारगेट था अल्माटा डिक्लेरेशन 1978 के अंदर कि सन 2000 तक सभी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचानी हैं। 1983 के बाद में हेल्थ सेक्टर के अंदर काफी चेंजेस आए, तो उस चेंजेस के अनुसार हेल्थ सर्विसेज के अंदर भी चेंजेस लाना था, इम्प्लीमेंट करना था। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए नेशनल फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 को बनाया नए नए बदलाव के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002, फर्स्ट, टू अचीव एंड एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड हेल्थ amongst the general population by the country। इस तरह से एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना, पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना, लोगों तक पहुंचाना, उसको अचीव करना और उसको अपने शरीर के ऊपर लागू करना। सेकेंड, टू एंश्योर द इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, सभी लोगों तक हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। थर्ड, टू एनहांस द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एनजीओ सेक्टर्स इन हेल्थ सर्विसेज, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो सभी तक सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंचा सकती। तो सरकार ने डिसाइड किया था नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 के अंदर कि एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी इसके अंदर शामिल किया जाए ताकि अपने लेवल के ऊपर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराएं। उनको सरकार समय समय पर बजट प्रोवाइड करवाती रहेगी। फोर्थ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डायनामिक हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वही बात आगे, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया का यूटिलाइजेशन करते हुए, मास मीडिया, मल्टीमीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूटिलाइजेशन करते हुए हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाए ताकि लोगों को यदि इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी हो हेल्थ से रिलेटेड तो इजीली प्राप्त कर सके। ये ऑब्जेक्टिव्स थे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 के। फिफ्थ, this policy mainly focused on some diseases like HIV, AIDS, TB, मलेरिया, ब्लाइंडनेस। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 है वो कुछ डिजीज के ऊपर फोकस थी, HIV, एड्स के ऊपर, TB, मलेरिया, ब्लाइंडनेस के ऊपर, क्योंकि उस समय ये ज़्यादा मेनली फैल रही थी। 6, फोकस ऑन एलोपैथिक सिस्टम, जो हमारा इंडिजिनस सिस्टम था आयुष, उसको इस सिस्टम के अंदर भुलाकर एलोपैथिक सिस्टम को लाया गया था, क्योंकि डिजीज की सीरियसनेस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, तो उस समय उसका एक्सेप्टेंस ज़्यादा था। इस तरह से एलोपैथी को भी इसके अंदर बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट, टू ट्रांसलेट और अचीव्ड अबव ऑब्जेक्टिव इनटू रियलिटी, हेल्थ पॉलिसी हैज सेट अप गोल्स टू बी अचीव्ड बाय द ईयर 2005, 7, 2010 एंड 15। इस तरह से जो हमने 6 ऑब्जेक्टिव्स ऊपर देखे उनको अचीव करने के लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर अलग अलग सालों के अंदर कई सारे गोल्स बनाए गए थे कि इन बीमारी को इन ईयर्स के अंदर हमारे को एलिमिनेट करना है, कंट्रोल करना और प्रिवेंट करना है। वो अलग अलग टारगेट्स 2005 में, 7 में, 2010, 2015 तक डिसाइड किए गए थे। जैसे इरिडिकेशन ऑफ पोलियो एंड यास, जिसको 2005 तक करना था, एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी 2005 तक, एलिमिनेशन ऑफ कालाजार 2010 तक,
एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलियरिसिस 2015 तक, अचीव्ड ऑफ जीरो लेवल ग्रोथ 2007 ऑफ एचआईवी एड्स की ग्रोथ को 2007 तक जीरो लेवल करना था, रिड्यूस मोर्टिलिटी बाय 50% ऑन अकाउंट ऑफ टीबी मलेरिया एंड अदर सेक्टर एंड वाटर बोर्न डिजीज 2010। तो टीबी मलेरिया की मोर्टिलिटी उसको 50% कम करना था 2010 तक। नेक्स्ट, एस्टेब्लिश एंड इंटीग्रेट सिस्टम ऑफ सर्विलेंस, निगरानी के सिस्टम को इंटीग्रेट करते हुए उसको बेटर यूटिलाइज करना है। एट्थ, नेशनल हेल्थ अकाउंट एंड हेल्थ स्टेटिक्स 2005 इसको बनाना है। इंक्रीज हेल्थ एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट एज जीडीपी ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्ट फ्रॉम एग्जिस्ट 0.9% टू 2.0 बाय द ईयर 2010। जो हमारी जीडीपी है ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोडक्ट, उसका कम से कम 2% 2010 तक एक्सपेंड करना है, खर्च करवाना है, जो अभी 0.9 लेवल के ऊपर है। इंक्रीज शेयर ऑफ सेंट्रल ग्रांट्स टू कंस्टिट्यूट एटलीस्ट 25% ऑफ टोटल हेल्थ स्पेंडिंग 2010। सेंट्रल ग्रांट्स को भी बढ़ाना है 2010 तक। लास्ट 10, इंक्रीज स्टेट सेक्टर हेल्थ स्पेंडिंग फ्रॉम 5.5% टू 7% ऑफ द बजट 2005, फर्दर इंक्रीज टू 8% ऑफ बजट 2010। जो राज्य सरकारें हेल्थ सेक्टर के ऊपर 5.5% से लेकर 7% तक 5.5% तक खर्च करती है, उसको 7% तक करना है और इसको 8% तक 2010 तक बढ़ाना है। तो इस तरह से जो टारगेट्स ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे उनको एक निश्चित समय अवधि के अंदर प्राप्त करने के लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर टारगेट्स सेट किए थे। आइए, नेशनल हेल्थ पॉलिसी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। हर समस्या का जड़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, तो उस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एनपीपी लाई गई थी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। Population policy is the such as a document in which there are strategies to reduce birth rate और टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। बर्थ रेट को कंट्रोल करना है पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, बर्थ रेट को रिड्यूस करना है, इसका मुख्य उद्देश्य था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सेप्टेड द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 ऑन 15 फरवरी 2000। 15 फरवरी 2000 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को एडॉप्ट किया था, एक्सेप्ट किया था। According to this policy, stabilization of population is very important to ensure continuous growth, socio-economic development and quality of life। इस पॉलिसी के अनुसार लोगों के कंटिन्यूस ग्रोथ को, सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को, डेवलपमेंट को एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ हैज बीन गिवन एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन दिस पॉलिसी। जो हमने देखा था आरसीएच प्रोग्राम के अंदर कि कपल एंड बच्चे को इम्पोर्टेंट फोकस किया गया था, उनको ध्यान में देते हुए पॉपुलेशन पॉलिसी लॉन्च की गई थी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम वन वन करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स, इनको तुरंत प्राप्त करना था। फर्स्ट, टू एड्रेस द अनमीट नीड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मीन्स जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, लोगों की आवश्यकता के अनुसार जो आवश्यकताएं हैं वो उनको प्राप्त करवानी है, क्योंकि जब तक लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स प्राप्त नहीं होंगे उसका यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ पर्सनल, मीन्स जो भी रिसोर्सेज हैं उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करना है। 3 रिसोर्सेज है हमारे पास, मैन मनी मटेरियल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हुए टारगेट्स को अचीव करना है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिलीवरी फॉर बेसिक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, कई सारे सर्विसेज को इंटीग्रेटेड करते हुए आरसीएस केयर प्रोवाइड करनी है। सेकंड, मिड टर्म ऑब्जेक्टिव, टू ब्रिंग द टोटल फर्टिलिटी रेट TFR to replacement level by 2010 through vigorous implementation of intersectoral operational strategy। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको 2010 तक अचीव करना है, कंट्रोल करना है, कई सारे सेक्टर्स को इंटीग्रेट करते हुए। थर्ड, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव,
अचीव स्टेबल पॉपुलेशन बाय द ईयर 2045, 2045 तक पॉपुलेशन को स्टेबलाइजेशन करना है। एट ए लेवल कंसिस्ट विद रिक्वायरमेंट ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इस तरह से पॉपुलेशन को 2045 तक उस हिसाब से सस्टेनेबल, उस हिसाब से स्टेबलाइज करना है कि लोगों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, ग्रोथ हो, सोशल डेवलपमेंट हो, एनवायरमेंट को भी बढ़ाया जा सके। तो इस तरह से नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के 3 ऑब्जेक्टिव्स थे: इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, मिड टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन थर्ड, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2000, 2001, 2002, 2003। हमने स्लाइड नंबर 66 में देखा था नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन 2000। तो हमारे यहाँ पे आंसर ए 2000 है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन 2000 ईयर। अब हम यहाँ पे हमारा लास्ट पॉइंट, रोल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन फैमिली वेलफेयर सर्विसेज को डिस्कस करेंगे कि फैमिली वेलफेयर सर्विस के अंदर नर्सेज के क्या रोल्स हैं। फर्स्ट, सर्वे वर्क, मीन सर्वे के अंदर एक नर्स हेल्थ वर्कर्स के क्या रोल्स है। फर्स्ट, कलेक्टिंग डेमोग्राफिक फैक्ट्स, डेमोग्राफिक डाटास का कलेक्ट करना। सेकंड, मेकिंग लिस्ट ऑफ होम्स एंड फाइंडिंग आउट हाउसिंग लोकेशन, मीन्स डोर टू डोर विजिट करते हुए डाटास को फाइंडिंग करना। थर्ड, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रेग्नेंट मदर्स, एलिजिबल कपल्स एंड इन्फेंट्स, मीन्स डोर टू डोर विजिट करते हुए प्रेग्नेंट मदर्स के डाटास को लेना, एलिजिबल कपल्स के डाटास को लेना और इन्फेंट्स के डाटास को कलेक्ट करना। तो मीन्स सर्वे करते हुए हेल्थ को असेस करना और डाटास को कलेक्ट करना। सेकेंड, एजुकेशन फंक्शन एंड मोटिवेशन, सेकेंड फंक्शन है लोगों को एजुकेट करना हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से और मोटिव करना। फर्स्ट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग टू मासेज, मीन्स इस लोगों को छोटा परिवार, सुखी परिवार के बारे में बताना, उसके महत्व के बारे में बताना। सेकंड, यूजिंग वेरियस टेक्निक्स ऑफ टीचिंग एंड कम्युनिकेशन टू प्रोपेगेट द मैसेज ऑफ फैमिली प्लानिंग टू कॉमन मैन, सभी तक छोटा परिवार, सुखी परिवार की अवधारणा को पहुंचाएं। उसके लिए कई सारे मीडिया को यूटिलाइज करना पड़े, प्रिंट मीडिया को यूटिलाइज करना पड़े, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूटिलाइज करना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करते हुए लोगों तक स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को पहुंचाना है। थर्ड, मोटिवेटिंग द एलिजिबल कपल टू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव एंड एजुकेटिंग देम अबाउट इट्स यूजेस, जो एलिजिबल कपल है उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के यूटिलाइजेशन के बारे में मोटिवेट करना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूटिलाइज करें ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। फोर्थ, मोटिवेटिंग पीपल फॉर फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन और परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन, दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट होता है, एक टेम्परेरी होता है। एक स्पेस, तो इस स्पेसिंग के लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और परमानेंट के लिए हम ऑपरेशन एनएसवी नसबंदी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इस तरह से हम हमारे को एज ए स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों को मोटिवेट करना होगा कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूटिलाइजेशन करें या 2 बच्चे के बाद में नसबंदी कराएं ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सके। थर्ड, मैनेजरियल फंक्शन, फर्स्ट, कंडक्टिंग क्लिनिक्स, नर्स स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांव में जाकर क्लिनिक्स लगाएगी, लोगों के हेल्थ को असेस करेगी, उनको मोटिवेट करेगी, एजुकेशन देगी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। सेकंड, डिसाइडिंग द डेट एंड प्लेस ऑफ क्लिनिक, जो नर्स हैं एक फिक्स डेट डिसाइड करें ताकि लोगों को अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अरेंजिंग इक्विपमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज एट क्लिनिक्स, अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ आईडीज, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो एक स्पेसिंग मेथड्स हैं। ऑर्गेनाइजिंग स्मॉल फैमिली प्लानिंग कैंप्स, फैमिली प्लानिंग कैंप्स चाहे वो नसबंदी कैंप हो उसका ऑर्गेनाइजेशन करना भी हेल्थ वर्कर्स के अंडर में आता है। नेक्स्ट, मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, नर्स का मेन मुख्य काम है रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स देना। तो फर्स्ट, कीपिंग द एलिजिबल कपल रजिस्टर अपडेट, जो भी डाटाज आते हैं उसको रजिस्टर के अंदर अपडेट करें, आगे सब सेंटर तक, पीएससी तक, सीएससी तक पहुंचाए। एलिजिबल कपल की जो भी रिपोर्ट्स आती हैं या जिस भी रिपोर्ट्स की कपल की रिपोर्ट्स आती हैं। मेंटेनिंग द रजिस्टर ऑफ स्टरलाइजेशन केसेस, कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेज एंड प्रेग्नेंट मदर्स, मीन्स सभी सुविधाओं के लिए अलग अलग रजिस्टर बनाए ताकि
उन सभी की इंफॉर्मेशन कम समय पे सभी को मिल सके। थर्ड, मेंटेनिंग अदर रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग। तो इस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करना एक नर्स का काम है। जो भी फैमिली प्लानिंग के लिए एलिजिबल है, जो एग्री है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करे। द कॉपरेशन ऑफ एनजीओस एंड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। नर्स की जिम्मेदारी है कि वो एनजीओस की हेल्प ले सकती है, उनकी सहायता कर सकती है, एनजीओस को मोटिवेट कर सकती हैं कि वो पॉपुलेशन को स्टेबलाइजेशन करने में हमारी सहायता करे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे नर्स के फैमिली वेलफेयर सर्विसेज के रोल्स के अंदर डिस्कस किया। नर्स बैकबोन है हेल्थ केयर सर्विसेज की, उसको भुलाकर हम हेल्थ सर्विसेज के टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते। तो नर्स इज द बैकबोन ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ इंडिया। इस तरह से हमने आज पूरा टॉपिक डिस्कस किया, हेल्थ प्रोग्राम्स डिस्कस किए, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम डिस्कस किया, नेशनल हेल्थ पॉलिसी डिस्कस की। हमें पूरी आशा है कि आपको हमारा टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक्सप्लेनेशन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।